अस्पताल की सेंट जोसेफ अस्पताल के सभी कर्मचारियों, डॉक्टर्स की ओर से यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस वक्तव्य के सुनने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज ये विषय इसलिए चुना गया कि जो अस्पतालों में भीड़ है, यह आजकल जो रोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल या जीवन पद्धति जो है वो सही नहीं है। अब आप कहेंगे कि सही लाइफ स्टाइल या सही लाइफ जीवन पद्धति क्या होती है? जो जिस एरिया में रहता है, जिस देश में रहता है, जिस देश में पैदा हुआ है, जिस प्रदेश में पैदा हुआ है, जिस जाति धर्म में पैदा हुआ है, वहां के लोगों के लिए लाइफ स्टाइल अलग है। जैसे हम उदाहरण बताएं, साउथ में जो लोग रहते हैं वहां पर लोग गेहूं कम खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जाइए तो रोटी ज्यादा खाते हैं, चपाती ज्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं। तो लाइफ स्टाइल सुधारने का मतलब ये नहीं है कि साउथ के इंडिया के लोग रोटी खाने लगे या नॉर्थ इंडिया के लोग चावल खाने लगे। जो जहां रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस धार्मिक उसमें जिस धर्म को मानता है, उसके परिवेश में रहते हुए जीवन पद्धति कैसे सुधारी जा सकती है, इस बात पे हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे वक्तव्य देंगे। तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो लाइफ स्टाइल को कैसे सही किया जाए। लाइफ स्टाइल तो सभी लोग जीते हैं। किसी को कोई कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को लुंगी अच्छी लगती है, किसी को जीन्स अच्छी लगती है। वो अपने कपड़े अपने हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से पहन सकता है। लेकिन कुछ मैं उन बातें मैं यहां बताऊंगा जो साइंटिफिक आधार पे है, जो साइंस के हिसाब से सही है। उन पे जितना अमल किया जा सकता है वो करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। और ये लाइफ स्टाइल अगर आप अपनाएं तो मेरा ये मानना है अस्पतालों में या डॉक्टर की क्लिनिक में आधी से ज्यादा भीड़ कम हो जाएगी। और न केवल बीमारियां कम होंगी, दवा पे जो खर्चा होता है मरीजों का, या दवा से खाने से जो जांच कराने पे खर्चा होता है, वो भी मरीज का काफी कम हो जाएगा। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे माने कि क्या क्या चीजें होती हैं जो लाइफ स्टाइल में गिनी जाती हैं। सबसे पहली होती है आपकी फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य कैसा दिखते हैं आप, कितना वजन आपका है, आपकी कितनी काठी है, कैसी है, ये शारीरिक उसमें आता है। दूसरा होता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, यानी बहुत से लोग शरीर से तो स्वस्थ हैं, देखने में भी फिट हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में वो मानसिक किसी न किसी रोग के शिकार है। और वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्हें कोई मानसिक रोग भी है, क्योंकि गलत सोच भी एक मानसिक रोग ही है। अगर किसी की निगेटिव भावनाएं हैं, कोई निराशावादी आदमी है, तो वो भी एक तरीके का मानसिक रोगी है। उसके बाद होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आप कितने आस्तिक हैं, आस्था में कितने बिलीव करते हैं, लोगों को कितना भला करते हैं, परोपकार करते हैं, ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं, धार्मिक जो हम लोगों के जो कानून है उनको कितना पालन करते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आता है। प्रोफेशनल हेल्थ का मतलब आप किसी व्यवसाय में हैं तो वो व्यवसाय आप भरपूर रूप से कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप कोई टेक्नीशियन हैं, आप ड्राइवर हैं, और या कोई इंजीनियर है, या कोई भी किसान है, मजदूर है, तो अपना व्यवसाय सही रूप से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग देखने में तो बहुत स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन जब उनको कोई काम सौंपा जाता है तो वो काम नहीं कर पाते। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल का ही परिणाम है। सोशल एंड कल्चरल हेल्थ का मतलब ये होता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के तीज त्योहार मनाए जाते हैं।
आप कितना लोगों से मिक्सअप होते हैं, कितना लोगों से बातचीत करते हैं, कितना लोगों का भला करते हैं, दूसरों का दुख बांटते हैं, ये भी एक नॉर्मल हेल्थ की निशानी है। अब हम बात करेंगे, अगर आपका लाइफस्टाइल गलत है, गलत मतलब खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, विचारधारा गलत है, या व्यायाम नहीं करते हैं, आलसी जीवन है, तो उससे क्या क्या बीमारियां हम लोगों को आए दिन होती रहती है, जिसका खतरा रहता है। उसमें सबसे पहले बीमारी आती है ओवरवेट। ओवरवेट लोग समझते हैं कोई बीमारी नहीं है। ओवरवेट अपने आप में एक बीमारी है, क्योंकि ओवरवेट जब भी आदमी होता है तो वो कई तरीके की बीमारियों को जन्म देता है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 35 करोड़ हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं। ओवरवेट मतलब पूर्ण रूप से ओवरवेट है, उनके हाथ पैर भी ओवरवेट है, पेट से छाती से हर तरफ से ओवरवेट है। मैं बताऊंगा नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए और कैसे निकालते हैं उसको। 25 करोड़ लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो सेंट्रल पेट से मोटे हैं, उनके हाथ पैर तो बहुत पतले हैं लेकिन पेट निकला हुआ है। अब आप कहेंगे नॉर्मल वेट किसका कितना होना चाहिए? नॉर्मल वेट का ही मोटा मोटा फार्मूला, वैसे तो करेक्ट फार्मूला है बीएमआई निकालना। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी आदमी की जितनी लंबाई है उस हिसाब से इंसान का वजन होना चाहिए। थोड़ा बहुत काठी का फर्क पड़ता है कि अगर आदमी पतली हड्डी का है तो थोड़ा 5 किलो कम हो सकता है, चौड़ी हड्डी का है तो 5 किलो ज्यादा हो सकता है, लेकिन +-5 के अलावा बाकी लोगों को नॉर्मल अपना वेट जानना चाहिए कि हमारा नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। बीएमआई का एक गूगल पे चार्ट है जो कोई भी देख सकता है, उसमें एक तरफ हाइट का कॉलम है और एक तरफ वेट का कॉलम है। वो अपना मैच कर सकता है कि उसकी हाइट कितनी है नाप के सेंटीमीटर में और वेट किलोग्राम में, वो मैच कर सकता है कि उसका वेट नॉर्मल है या नहीं। अगर उसका बीएमआई 18.5 से लेके 25 के बीच में है तो वो नॉर्मल वेट है। अगर 25 से 30 के बीच में है तो वो आदमी ओवरवेट है। ये चार्ट गूगल पे मिल जाएगा आपको, बीएमआई चार्ट करके डालेंगे तो दिखाई दे जाएगा। तो अगर 25 से ऊपर बीएमआई है तो ओवरवेट है। 30 के ऊपर आदमी अगर बीएमआई है तो वो आदमी ओबीज है। ओबीज मतलब अति मोटा। तो जो लोग बीएमआई जिनका 30 के ऊपर है उनको ज्यादा चौकन्ने रहना है। तो जो हमने आंकड़े बताए आपको, 35 करोड़ पॉपुलेशन, लगभग 25 करोड़ के 25% पॉपुलेशन हमारे घर में कंट्री में ओवरवेट है। तो अब आप पूछेंगे वेट कम कैसे करें? मोटा मोटा मैं फार्मूला बता देता हूं। अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो 50 से 55 किलो के बीच वजन होना चाहिए। 50 से 55 किलो अगर 5 फीट हाइट का है। अगर महिला है, महिला का वेट तो अब पुरुषों की तुलना में सेम हाइट पे कम होता है तो 2 किलो घटा सकते हैं। और अगर 1 इंच हाइट ज्यादा है तो पर इंच के हिसाब से 2.5 किलो आप जोड़ सकते हैं। यानी अगर आपका वजन मान लीजिए 55 किलो होना चाहिए, आप 5 फीट 2 इंच के हैं तो आपका वजन 60 किलो के आसपास होना चाहिए। तो 2 से 2.5 किलो पर इंच आप जोड़ सकते हैं। ये मोटा मोटा फार्मूला है अगर आप अपनी हाइट जानते हैं तो वजन कम करने के उपाय हम बाद में बताएंगे, कैसे कैसे क्या उपाय करें। ये तो हम बता रहे हैं कि वजन ज्यादा किसे कहते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितना वजन होना चाहिए और हमारा वजन कितना है। दूसरी बीमारी है जो ओवरवेट में आती है या गलत लाइफस्टाइल से आती है, वो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। आंकड़ों के मुताबिक 25 करोड़ लोग करीब हमारे कंट्री में हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, जो रिकॉर्डेड है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। वो घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। जब बीपी नापा जाता है तो पता लगता है कि उनका बीपी हाई है। अब पूछेंगे नॉर्मल बीपी क्या होता है? अगर उम्र 60 के ऊपर है तो 140/90 तक बीपी नॉर्मल है। यानी 140 से ऊपर अगर ऊपर वाला बीपी है, 90 से ऊपर नीचे वाला है, तो इसका मतलब मरीज ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। और अगर 60 के नीचे उम्र है तो 130 और 80 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। तो अगर इतना बीपी अगर 130 तक जाता है तो इसका मतलब मरीज जो है ऊपरी सीमा पर है, उसे सजग हो जाना चाहिए।
तीसरी बीमारी है जो लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल से आती है, गलत खान पान, आलसी जीवन या ओवरवेट से आती है, वो है डायबिटीज। आज के जमाने में अगर आप देखें तो शहरों में हर चौथे पांचवें घर में आपको डायबिटीज का कोई ना कोई मरीज मिल जाएगा। अब डायबिटीज की संख्या क्यों निरंतर बढ़ती जा रही है हमारे देश में? ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही। डायबिटीज का संबंध सबसे ज्यादा खान पान और लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल से होता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं तो दो बीमारियों से बचे रह सकते हैं, खासतौर से डायबिटीज से। आजकल जो घर घर डायबिटीज हो रही है उसका कारण हमारा गलत लाइफस्टाइल है। लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है हमारी कंट्री में और 13 करोड़ लोग करीब ऐसे हैं जो डायबिटीज के दरवाजे पे खड़े हैं, यानी डायबिटीज उनके दरवाजे पे खड़ी है, अगर वो दरवाजा खोल दे तो डायबिटीज उनके अंदर आ जाएगी। अब आप कहेंगे डायबिटीज दरवाजे पे कैसे खड़ी है? जो डायबिटिक होते हैं वो कहलाते हैं जिनका खाली प्लेट ब्लड शुगर 125 से ऊपर हो या खाने के बाद वाला ब्लड शुगर 200 से ऊपर हो, उनको हम बोलते हैं डायबिटीज, खासतौर से ग्लूकोज खा के, 75 ग्राम ग्लूकोज खा के। लेकिन प्री डायबिटिक वो कहलाते हैं जो जिनको डायबिटीज आगे 2-3 साल में होने वाली है, अगले 5 साल में, वो कहलाते हैं जिनका खाली पेट ब्लड शुगर 100 से ऊपर है या खाने के बाद वाला ब्लड शुगर 140 से ऊपर है। ये मान ले वो लोग कि उनको आगे 4-5 सालों में डायबिटीज आने वाली है, यानी अगर वो इस रेंज में है तो वो अपना खान पान अभी से सुधार ले जिससे आगे 5 साल में उनको डायबिटीज ना आने पाए। नॉर्मल ब्लड शुगर कहलाता है अगर खाली पेट वाला 100 से नीचे हो और खाने के बाद वाला 140 से नीचे हो। अगर किसी का ब्लड शुगर 100 से नीचे है खाली पेट और खाने के बाद वाला 140 से नीचे है तो उसे, अगर वो नॉर्मल वेट है तो किसी प्रकार की कोई परहेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरी बीमारी है जो सबसे कॉमन हो रही है घर घर, वो है हाइपोथायराइडिज्म। ये बीमारी लेडीज में ज्यादा होती है। कुछ कारण है जिसकी वजह से लेडीज में ज्यादा होती है, जबकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पुरुषों में ज्यादा होता है। ये तीनों ही बीमारियां शहरों में ज्यादा है गांव की तुलना में। शहरों में करीब 70% जो टोटल मरीज है उसके 70% मरीज के शहरों में है, गांव में केवल 30% मरीज ऐसे हैं। उसका कारण यह कि गांव का लाइफस्टाइल और खान पान शहरों की तुलना में ज्यादा सादा और ज्यादा अच्छा है, इसलिए वहां बीमारियां, ये 3 बीमारियां कम है। चौथी बीमारी है हार्ट अटैक। आजकल सुनने में आ रहा है जवान लोगों को, किसी को 25 साल में हार्ट अटैक हो गया, किसी को 40 में हार्ट अटैक हो गया। जब हम 35 साल पहले पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था कि हार्ट अटैक की बीमारी आमतौर पर 50 साल के बाद होती है, ओवरवेट लोगों को होती है, अमीरों को ज्यादा होती है, गरीबों को कम होती है। अभी आंकड़े जो है सब जो है इससे मेल नहीं खाते। 30-40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है और 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है हमारे कंट्री में प्रति वर्ष, लगभग 50 लाख, और उसमें करीब 3 लाख लोगों की डेथ हो जाती है पर ईयर केवल हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हार्ट अटैक की बीमारियां भी आजकल घर घर हो रही है, वो भी हमारे गलत लाइफ स्टाइल या गलत जीवन पद्धति के से। पांचवी बीमारी है लाइफस्टाइल संबंधित एस्थमा या ब्रोंकाइटिस। आजकल देखिए 25% पॉपुलेशन शहर में खांसती हुई दिखाई देती है आपको। अब उसका कारण खान पान से तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पोल्यूशन उसके लिए मेन जिम्मेदार है। शहरों में गाड़ियों का पोल्यूशन, गांव में पराली का पोल्यूशन। तो लाइफ स्टाइल में अगर हम स्मोकिंग कम कर दें तो कम से कम जो चीज हमारे हाथ में है, व्हीकल अगर हम खरीदें तो ऐसी खरीदें जो पोल्यूशन कम करे। गांव में तो सरकार अपील कर ही रही लोगों से और तरह तरह की सब्सिडी भी दे रही पराली जलाने को रोकने के लिए, तो वो अगर कम करें तो एस्थमा ब्रोंकाइटिस से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर नियमित रूप से लंग का व्यायाम करते रहे तो भी लंग की बीमारियों से बचा जा सकता है। छठी बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक। आप देखते होंगे कल तो फलाने बात किए जब से और अचानक रात में ब्रेन हिमरेज हुआ या फालिज हुआ और डेथ हो गई इनकी। ये भी इनकी भी संख्या दिन ब दिन हमारे कंट्री में बढ़ रही है।
वो चाहे डायबिटीज की वजह से हो, चाहे ब्लड प्रेशर की वजह से हो, चाहे ओवरवेट की वजह से हो, चाहे गलत खान पान की वजह से हो। 7वीं बीमारी है लिवर की बीमारियां। आजकल जिसको अल्ट्रासाउंड कराओ देखिए निकल आता है फैटी लिवर, आपने पढ़ा भी होगा। डॉक्टर ऐसा कहता है आपके लिवर में फैट जमा हो गया है। तो फैटी लिवर के पीछे 2 प्रमुख कारण है। एक तो ये कि हम लोग के खान पान में फैट की मात्रा बढ़ गई है, खूब तला भुना घी तेल वाली चीजें खाते हैं, तो वो कम करें तो फैटी लिवर की बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल का यूज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है हमारे देश में, और आंकड़ों के मुताबिक शहरों में 15 से 20% लोग, चाहे वो भले ही थोड़ा ही मात्रा में लेते हो, लेकिन अल्कोहल के शिकार हो रहे हैं। वो भी धीरे धीरे हमारा लिवर धीरे धीरे खराब करता जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि हम तो सोशल गैदरिंग की वजह से पीते हैं, तो सोशल गैदरिंग करिए, बिल्कुल करिए, आदमी को सोशल होना चाहिए, लेकिन सोशल में अगर आदमी कोई वेजिटेरियन है तो उसे कोई जबरदस्ती नॉनवेज नहीं खिला सकता। वैसे अगर आदमी अल्कोहल नहीं लेता है तो कोई उसे जबरदस्ती अल्कोहल नहीं खिला सकता। ये तो हमें देखना है कि हमें अल्कोहल लेना है या नहीं। 8वीं बीमारी है हड्डी से जुड़ी बीमारियां, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखते होंगे अक्सर जहां उम्र 60 के ऊपर हुआ, घुटना खराब, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, ये 2 बीमारियां हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, अगर आप काम नहीं करते, ज्यादा व्यायाम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो हड्डियां धीरे धीरे खोखली होती जाती हैं। देखने में तो आपको हड्डी चौड़ी लगेगी, जैसे पुराना मकान होता है तो प्लास्टर आपको देखने में ठीक लगेगा, लेकिन अंदर से उसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है। वैसे ही ऑस्टियोआर्थ्रोसिस जो है वो भी लाइफस्टाइल डिसीज है। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने घुटनों को, पैरों को यूज नहीं करते हैं या व्यायाम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जोड़ों के अंदर जो ग्रीस भरी होती है, ऑयल, वो धीरे धीरे सूखने लगती है। उससे क्या होता है कि जब हम जोड़ चलाते हैं, घुटने मोड़ते हैं, तो वो दर्द करते हैं, और बैठने में भी, उठने बैठने में भी हमें तकलीफ होने लगती है। तो उसी के लिए कुछ लोगों को बोला जाता है कि भाई आप यूरोपियन लैटिन इस्तेमाल करिए। ऐसा बोला जाता है कि 60 के ऊपर उम्र आ गए, आप घुटने के बैठ नहीं पा रहे, तो ऊंची वाली लैटिन का इस्तेमाल करें, तो वो उनकी मजबूरी होती है। तो ये मेन बीमारियां हैं जो लॉन्ग लाइफस्टाइल से होती हैं। अब इसको लाइफस्टाइल ठीक कैसे करना है, जिससे डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े और बीमारियों से बचा जा सके। दवाओं पे जो खर्चा आपका होता है, आजकल इतनी महंगी महंगी दवाइयां हो गई हैं, महंगी महंगी जांचें हो गई हैं, तो वो खर्चे बचा सके उसके लिए क्या क्या उपाय करें, मोटे मोटे हम 6-7 पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला है वेट कंट्रोल, जिसके बारे में पहले बोला था। अब आप कहेंगे वेट कंट्रोल के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 1% पॉपुलेशन भी जिम नहीं जाती, लेकिन हमारे देश में 50% लोग तो स्वस्थ है, फिजिकली नॉर्मल दिख रहे हैं ना। तो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जब भी आपको भूख लगे तो एक नियम बना लीजिए कि जितना आपको अगर वेट लूज करना है तो आप अपनी 25% डाइट कम कर दीजिए, जो भी खाते हैं। अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो 3 कर दीजिए, 3 खाते हैं तो 2 कर दीजिए, चावल 2 स्पेचुला खाते हैं तो 1 स्पेचुला कर दीजिए, दूध अगर आप 300 ग्राम लेते हैं तो 150 ml गई, थोड़ा 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 हर तरफ से काट दीजिए। चाय अगर दिन भर में 10 बार पीते, 5 बार पीते, तो 2 बार कम कर दीजिए। ये हमारे पास एक थाली बनी हुई है, ये नकली थाली है, ये दिखाने के लिए है कि आदमी को नॉर्मल खाना, ये नॉर्मल खाना बना हुआ है जो खाना चाहिए इंसान को। अब इसमें क्या है नॉर्मल खाना? इसमें केवल 2 चपाती रखी हुई है। मेरा ये मानना है अगर आदमी फिजिकल वर्क नहीं करता तो 2 चपाती शरीर की मेंटेनेंस के लिए काफी होती है। एक कटोरी चावल है, 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी सूखी सब्जी है, 1 कटोरी दही है, रायता है। दही का मतलब फैट फ्री मिल्क, ये जो टोन्ड वाला मिल्क आता है उसका दही, और सलाद। दूसरा टिप ये है कि जो आप खाना खाते हैं, चाहे दावत में जाए चाहे घर में खाते हो,
एक बार खाना परस लीजिए जो आपको अलाउड है, उसके बाद दोबारा परसने मत जाइए। इसमें लिखा हुआ है सेकेंड सर्विंग इज नॉट अलाउड। आप दोबारा जब लेने जाते हैं तो आप देखते हैं ये चीज बढ़िया लग रही है, लाओ इसको दुगना खा लेते हैं। पुलाव बढ़िया बना, बिरयानी बढ़िया बनी है, तो लाओ उसको दुगना लेते हैं। नहीं, पहली बार में खाना परस लीजिए जो आपको ये दिखाया गया है, उसके बाद दोबारा घर में भी बचा है तो ये मत सोचिए कि रोटी बची है लाओ दो और खत्म कर देते हैं। तो खाना कम करिए। तो खान पान में मेन ध्यान रखें, कोशिश करें कि शाकाहारी रहें। लेकिन अगर आपका मजबूरी है कि मांसाहारी भोजन है तो खाएं, लेकिन लिमिट से खाएं, उसमें घी तेल वसा की मात्रा कम रखें। तो इस तरीके से खाना खाएं, नॉनवेज भी खा सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि शाकाहारी हो जाए। मैं उन लोगों को बोल देता हूं मांस मछली अगर खाते हैं तो खाएं, खासतौर से ग्रोइंग चिल्ड्रन अगर वो खाते हैं तो खा सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज, उनको 3 किलो का बच्चा पैदा करना होता है, इसलिए वो अगर नॉनवेज अंडा खाते हैं तो कोई बुराई नहीं है अगर खाते हैं तो। तीसरे है लैक्टेटिंग मदर्स, जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो उतने खाएं जितना आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी के लिए चाहिए। तो ये तो होगी हेल्दी डाइट के बारे में। फाइबर डाइट का प्रयोग ज्यादा करें, साग सलाद खूब खाएं, सीरियस दालें खाएं, गेहूं से बनी हुई चीजें ज्यादा खाएं। नशा ना करें, वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं, किसी प्रकार नशा, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, चाहे वो दारू, कोशिश करें कि नशा ना करें। इतने अच्छे फल उपलब्ध है हमारे कंट्री में, जितने फल हमारे देश में उतने पूरी शायद किसी दुनिया के देश में हो। फलों का भी सेवन ऐसा करें जो हमारे देश के फल हैं उनका चयन ज्यादा करें, जैसे अमरूद है, पपीता है, नाशपाती है, सेब है, केला है, खरबूजा है, तरबूज है, ये हमारे देश के फल है। तो हम लोग अपने देश के जो फल खाएं तो ज्यादा सही रहेंगे, वो सस्ते भी मिलेंगे, उनमें कई गुण है, विटामिन से लेके आयरन से लेके सब कुछ मौजूद है उसमें। एक्सरसाइज के बारे में कुछ मैं बात करना चाहूंगा। 2 तरीके के व्यायाम होते हैं। आधा घंटा व्यायाम निकाल के लिए समय निकाल लें, मात्र आधा घंटा, और चाहे सुबह व्यायाम करें चाहे शाम व्यायाम करें। खाना खाने के बाद व्यायाम ना करें। खाना खाने के बाद अगर आप व्यायाम करते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो खाली पेट व्यायाम करें, या तो फिर हल्का चाय नाश्ता करके व्यायाम कर सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन व्यायाम जरूर करें। 2 दिन अगर किसी कारण से हो जाए, बारिश हो गई, कोई मेहमान आ गया, आपका मन नहीं कर रहा है, 5 दिन का हफ्ते में नियम बना लें, आधा घंटा रोज। अब व्यायाम कौन सा करना है? उम्र के हिसाब से व्यायाम करने हैं। 40 के ऊपर अगर आप आ गए तो जिम जाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आजकल न्यूज में पढ़ रहे होंगे आप लोग, जिम में ट्रेडमिल पे चलते चलते गिर के लोग हार्ट अटैक से चले जाते हैं। तो जिम अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो डॉक्टर की सलाह ले, तभी आप जिम ज्वाइन करें, वरना नहीं। अब कॉमन एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग। अब अगर बूढ़ा आदमी 60 से ऊपर है तो नॉर्मल स्पीड चले, उसे ब्रिस्क वॉकिंग की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जहां 40-60 के नीचे आदमी है, 40-45 का है, तो थोड़ा तेज चले, फौजी आदमी चले की तरह चले, गांव के लोग जैसे चले, जैसे गांव के लोगों की रफ्तार बहुत तेज, तो चाल की रफ्तार तेज रखें। रूटीन में भी आप काम कर रहे हैं, राउंड ले रहे हैं, खेत में, बाजार जा रहे हैं, नॉर्मल चाल तेज रखिए थोड़ी, तो वो आपकी कैलोरी बर्न करेगी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी वो बर्न करेगी। ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप रन कर सकते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट रन करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कोई पैसा नहीं लगता ना वॉकिंग में ना रनिंग में। साइकिलिंग, साइकिल आमतौर पे सब घरों में बच्चों के पास होती है, अगर आप चला सकें। साइकिल चलाना घुटनों के लिए, कमर के लिए, फेफड़े के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जॉगिंग, कदम ताल कर सकते हैं आप, उछल कूद, जैसे रामदेव जी हमारे दिखाते हैं व्यायाम, उनके बताए हुए व्यायाम कर सकते हैं। हाँ, आसन जरूर है उनके बताए हुए। अगर आप बूढ़े हैं तो कुछ आसन है जो बूढ़े लोगों को नहीं करने चाहिए, जैसे शीर्ष आसन है, वो बूढ़े लोगों को नुकसानदेह होता है। हर आसन हर आदमी ना करे। स्किपिंग, लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, अगर उनकी उम्र 30-35 से कम है तो रस्सी कूदना। डांसिंग, आप कोई भी गाना टीवी पे लगा लीजिए, रेडियो बजा लीजिए, दाएं बाएं हाथ पैर जैसे मर्जी चलाइए, कोई जरूरी नहीं कि क्लासिकल डांस करना है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। एक छोटी सी साइकिल हमारे पास है,
अगर बूढ़ा आदमी है, घर से बाहर नहीं जा सकता है, चल नहीं सकता है, तो मात्र 1,000-1,200 रुपए के आसपास साइकिल है। इसमें कुछ नहीं है, मोड़ के इसको अलमारी के नीचे रखा जा सकता है। आप कैरी भी कर सकते हैं, कहीं जर्नी में ले जा सकते हैं। सिर्फ कुर्सी बैठ जाइए और इसको पैडल चला दिए, कोई भी चला दिए, कोई गजेंद्र तुम चला लो। आगे से पीछे, उल्टा उल्टा और सीधा दोनों तरीके से चला सकते हैं। इसमें काउंटर भी बना हुआ है, आपने कितने पहिए चलाए। अगर 200-300 चला लिए तो बहुत है, कैलोरी भी आती है। तो आप जितना, इसको टाइट करने का भी है, आप टाइट करके ऐसा आपको जैसे आपको कल्पना करना कि हम डबल सवारी बैठा के चला रहे हैं, एक आगे बैठे हैं, एक बच्चा आगे बैठा है, एक बच्चा पीछे बैठा है, तो उसमें टाइट करने का है। टाइट कर लीजिए तो आपको लगेगा कोई बोझा खींच रहे हैं, भारी सामान उठा के चला रहे हैं। तो ये बहुत आप लोग ले सकते हैं, 1,000-1,200 रुपए की ऑनलाइन मिलती है। घर में होनी चाहिए। घर में 5 चीजें, मेरा ये मानना है, अगर आप डॉक्टर से दूरी बनाना चाहते हैं तो 5 चीजें घर में रख लीजिए। सबसे पहला है वेइंग मशीन। हर 15 दिन पे अपना वजन नापिए कि मेरा घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना होना चाहिए। दूसरा है ये एक्सरसाइज के कोई भी डिवाइस जो भी रखे, हम साइकिल रखें, कुछ भी रखें। तीसरा है बीपी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बीपी कभी कभी नॉर्मल होता है, अचानक किसी दिन कोई दुखद घटना आ गई, बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट आज के जमाने में 1,500-2,000 के बीच में आ जाता है, सब लोग ले सकते हैं। हर घर में बूढ़ा होता है, किसी के दादी नानी है, दादा दादी है, नाना नानी है, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगी चीज नहीं है। अगर घर में डायबिटीज है तो ग्लूकोमीटर जरूर खरीद लीजिए। रात बिरात कभी भी आपका शुगर डाउन हो, चीनी खारी पड़े, किसी को नहीं है डायबिटीज तो वो अपना चेक कर सकता है। 5वां है थर्मामीटर। हर आदमी थर्मामीटर जरूर रखे, जिससे कभी बुखार हो तो ये नहीं बाजार से दवा खरीदी, बुखार नहीं भी है पैरासिटामोल खा ली, नहीं, थर्मामीटर मात्र 100 रुपए का आता है। और 5वीं चीज है वो, अगर किसी के घर में डायबिटीज का मरीज है, बूढ़ा आदमी है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो एक पल्स ऑक्सीमीटर रख ले। अगर आपकी बीपी सही है, पल्स ऑक्सीमीटर पल्स नॉर्मल दिख रही है, ऑक्सीजन नॉर्मल दिख रही है, रात शुगर नॉर्मल दिख रही है, तो रात में अगर बेचैनी हो रही है, आपका सुविधा है तो हॉस्पिटल रश करिए इमीडिएटली। लेकिन अगर ये 5 चीजें आपकी नॉर्मल दिख रही हैं तो आप सुबह तक का वेट कर सकते हैं कि आधी रात में 2 बजे तबीयत खराब हुई, 5 चीजें आपने नाप ली, अगर ये 5 पैरामीटर नॉर्मल दिख रहे हैं आपको, तो आपको रात में इमरजेंसी आने की हो सकता है जरूरत ना पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि रात में किसी को इंजन हार्ट अटैक पड़ा, सोचा सुबह जाएंगे, नहीं। अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो रात हो, दिन हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ये गलती मत करिए, गैस का दर्द होगा सुबह चलेंगे। 5वां हेल्थ होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। वो आज के जमाने में सबसे कम होती जा रही है। एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं लोग। एक और काम है, घर में काम अपने स्वयं करिए, तो घर के जो काम है अधिक से अधिक करें। उससे क्या होता है, आपकी कैलोरी बर्न होती है। आप फ्रिज में जाएंगे, पानी निकाल के खुद पिएंगे तो आपकी कैलोरी खर्च होगी। आप बैठे बैठे नौकर से बोलेंगे पानी दे दीजिए, तो आप धीरे धीरे फिर कैलोरी स्टोर करते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें घर में काम करना चाहिए, उससे आपका हार्ट फेफड़ा सब मजबूत रहता है। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हम बोलेंगे 2 बातें। स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाती है कि हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कितना अच्छा है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। जब भी हम कभी कोई सुसाइड की खबर सुनते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि माँ बाप पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं उम्मीदों के साथ, और बच्चे अचानक एक दिन गलत स्टेप उठाते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। बच्चों के साथ दोस्ती करें, बच्चों के साथ करीबी रखें, बच्चों के साथ गैप ना बनाएं, बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाएं, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, किसी का अहित ना करें, किसी का भला ना करें तो किसी का बुरा भी ना करें। और धार्मिक जिस धर्म के भी हो, धर्म में आस्था रखें, पूजा पाठ में विश्वास रखें, संगीत सुने, अच्छा संगीत भी बीमारियां दूर करता है। भजन कीर्तन करें, शंख बजाएं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो तो बजाएं। ये सब चीजें इंसान को, माइंड को, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी पिक्चरें देखें। आप वॉयलेंस वाली पिक्चरें देखते हैं तो दिमाग में वॉयलेंस भर जाती है, तो बाद में आपको गुस्सा आता है। आप कोई
अच्छी थीम वाली कोई पॉजिटिव पिक्चर देखते हैं तो आपको मन को खुशी महसूस होती है। आप उसको एग्जाम्पल को अपने मन में धारण करते हैं तो वो अप्लाई भी करते हैं। तो जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, वैसी आपकी मानसिक प्रवृत्ति बनेगी। अच्छा सुने, अच्छा पढ़े, अच्छा देखें, लोगों का भला करें। परोपकार भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है आप परोपकार तो जो पैसे से ही नहीं होता, आप किसी को सड़क पार करा देते हैं हाथ पकड़ के, कोई दिव्यांग आदमी है, आंखों से मजबूर आदमी है, नहीं चल पा रहा है, वो भी एक परोपकार है। कोई गिर गया रास्ते में, आप उसको गाड़ी रोक के उठा देते हैं, उसको घर पहुंचा देते हैं, उसके घर फोन कर देते हैं, ये भी एक परोपकार है। तो परोपकार के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो तभी आप परोपकार करें। तो इसलिए स्पिरिचुअल हो, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखें, कभी भी निराशावादी ना हो, ईश्वर पे छोड़ दे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको ईश्वर पे छोड़ दे। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं है आज भी, इतनी साइंस की तरक्की करने के बाद भी। डॉक्टर के हाथ में भी सब कुछ नहीं है। डॉक्टर भी मरीजों के लिए, सर्जन भी मरीजों के लिए प्रार्थना करके, मरीज हमारे अस्पताल में भी पहले प्रार्थना होती है, फिर सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं। और काफी अस्पतालों में होता है, काफी जगहों पे होता है। दुकानदार भी अपनी पहले भगवान से प्रार्थना करता है, तब वो अपने दुकान खोलता है। ट्रक वाला भी ट्रक स्टीयरिंग की प्रार्थना करता है भगवान से, तब वो ट्रक चलाना शुरू करता है। तो भगवान पे हमेशा आस्था रखें, विश्वास रखें। जिस दिन बुरा होना होगा आप उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन प्रिकॉशन जरूर रखें। सारे बुरा होने से बचने के लिए प्रिकॉशन जो किए जाते हैं, जैसे गाड़ी चलाएं तो हेलमेट लगाएं, बेल्ट चलाएं, ठीक से गाड़ी चलाएं, दाएं बाएं गलत गाड़ी न चलाएं, गाड़ी की प्रॉपरली जांच कराएं। जैसे गाड़ी की आप लोग सर्विसिंग कराते हैं साल में एक बार ले जाके, चलती हुई गाड़ी ले जाके, सोचते हैं गाड़ी में कोई डिफेक्ट तो नहीं, फिर भी ले जाते हैं। ये गलत कंसेप्ट इंसान के अंदर है कि शरीर में कोई तकलीफ तो है नहीं तो हम डॉक्टर पास क्यों जाए। डॉक्टर बताता है आपको कि शरीर में क्या तकलीफ है। जैसे मैकेनिक आपकी गाड़ी में बताता है कि गाड़ी में क्या डिफेक्ट है, ये ब्रेक शूज घिस रहे हैं या ब्रेक नहीं लग रहा है, स्टीयरिंग कम काम कर रहा है। तो ये इसीलिए साल में एक बार जनरल चेकअप जरूर कराएं। जनरल चेकअप बहुत महंगे नहीं होते, आज के जमाने में बहुत पैकेज देते हैं लोग, 1000, 1200, 1300 में होल बॉडी चेकअप हो जाता है। वो साल में एक बार करा ले तो आपको पता लग जाएगा आपको डायबिटीज नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका गुर्दा काम कर रहा है कि नहीं, लिवर काम कर रहा है कि नहीं, हीमोग्लोबिन। तो क्योंकि डॉक्टर पास रूटीन में जाते नहीं वो, तो ऐसी नौबत ना लाने में कि खून चलाना पड़े या कोई एंजियोग्राफी करानी पड़े, पहले ही रूटीन चेकअप कराते रहे। 5वां पॉइंट है सोशल। सोशल हो, अकेले अभी होता जा रहा है शहर में, एक दूसरे घर लोग झांकते नहीं। किसी बगल में कोई कांड हो जाए किसी को पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ बगल। आपस में मिलना जुलना रखें, लोगों से बोलना चालना रखें, मदद करें लोगों की, एक दूसरे का हाल जाने, सुख दुख बांटे, सुख भी बांटे दुख भी बांटे। ड्रग्स अल्कोहल अवॉइड करें, ये सोशल एक कॉज बनता जा रहा है। डॉक्टर छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि परिवार जो होता है, आदमी अगर ड्रिंक करता है तो पत्नी और बच्चे हर समय घर में रहते हैं, वो हर समय जोर दे सकते हैं इस बात पे कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। लास्ट जो पॉइंट है वो है कल्चरल। कल्चरल हमने बताया, अलग अलग कल्चर है। आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां के तीर्थ, आप केरल में रहते हैं तो वहां अलग त्योहार है, पंजाब में रहते हैं अलग त्योहार है, आप गुजरात चले जाइए वहां अलग त्योहार है, वहां गरबा होता है। खूब एंजॉय करिए त्योहार, तबियत से मनाइए, किसी को पीड़ा मत दीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, पॉल्यूशन मत करिए। ये नहीं कि हाई पावर म्यूजिक बजा रहे हैं, बगल में बच्चे एग्जाम में बोर्ड का, वो बेचारे एग्जाम नहीं दे पा रहे। एंजॉय करिए लाइफ, दूसरों को बिना डिस्टर्ब किए। तो ये छोटी छोटी बातें हमने कोई बताई जिनमें पैसा नहीं खर्च होना, हमने कोई खर्चीली बातें नहीं बताई है। नशा छोड़ना आपके हाथ में, खाना आपके हाथ में, थाली आपके हाथ में, और एक्सरसाइज करना आपके हाथ में, मन से खुश रहना आपके हाथ में। आप चाहें तो रो के जिंदगी बिताएं, आप चाहें तो हंस के जिंदगी बिताएं। और गलती से भी जो लास्ट स्टेप जीवन का होता है, जीवन कभी भी मत त्यागिए, बहुत अनमोल जीवन है, एक ही बार इंसान का जीवन मिला है, ये मान लीजिए। अगला जन्म पता नहीं इंसान का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस जीवन को भरपूर खुशहाल जिंदगी जिए और लंबी आयु जिए। ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपना विचार यहाँ पे संपन्न करता हूँ। क्या ना करें, ये इसमें है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मरीज हैं वो ले सकते हैं। इसमें जिनको थायराइड है उसमें से लीफलेट है वो ले सकते हैं।
इसमें कुछ व्यायाम के हैं, इसमें कुछ व्यायाम से संबंधित हैं, वो ले सकते हैं। पोस्चर भी अपना एक बात भूल गए, पोस्चर मेंटेन करें सही। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं। खड़े होने का तरीका ही हिंदुस्तान में 90% लोग शायद ही जानते हो कि नॉर्मल खड़े होने का तरीका क्या है। नॉर्मल खड़े होने का तरीका, आप इधर जब भी आप खड़े होते हैं तो 3 पॉइंट ऐसे बेड़े बैठे, ऐसे उधर मुंह करें, 3 पॉइंट लाइन में होनी चाहिए। साउल आप लोग जानते हो जब मिस्त्री दीवार बनाता है तो साउल से दिखाई करता है कि दीवार सीधी ऊपर जा रही है, टेढ़ी तो नहीं हो रही। तो साउल हम नहीं कह रहे हैं कि साउल खरीद लाइए, लेकिन ये 5 पॉइंट एक रेखा में होनी चाहिए, तब आप मतलब सीधे खड़े। सबसे पहले कान का होल, ये दूसरा कंधे की ये पॉइंट जहां इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, तीसरा ये हिप जॉइंट का ये मेन पॉइंट, चौथा ये घुटने की बाईं तरफ की ये हड्डी, ये वाली हड्डी, और 5वां नीचे वाली हड्डी, ये टखने की हड्डी। ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट सीधी लाइन में होने चाहिए, तब आप इसका मतलब सीधे खड़े हैं। ये भी खड़ा होना गलत है, ये भी खड़ा होना गलत है। जिनका पेट निकला है तो वो तो मजबूरी उनकी ऐसे खड़े होना, तो अलग बात है। बैठने का भी सही पोस्चर होना चाहिए। कुर्सी पे पीछे खसक के बैठे, आप बैठिए आप एकदम पीछे, ये सही तरीका है बैठने का। आप कुर्सी पे आगे खसक जाएंगे, ऐसे करके बैठे रहेंगे, ऑफिस में काम करते रहेंगे बैठे हुए, पूरी हड्डियां बड्डियां सब खराब हो जाती हैं। घुटने में बैठने का, जिनको प्रॉब्लम है घुटने में बैठने में, वो घुटने के सहारे ना बैठे, उकड़ू ना बैठे, वरना उठने में दिक्कत हो सकती है, उनको चक्कर आ सकता है। लेकिन जो बैठ सकते हैं, अगर इंडियन टाइप का लैट्रिन हम यूज करें, जो बैठ सकते हैं तो वो ज्यादा सही रहती। लैट्रिन के लिए भी यूरोपियन तो बंद तो गई सब घरों में, आधे लोग यूरोपियन जाते हैं, लेकिन यूरोपियन बैठने का, एक मिनट, यूरोपियन बैठने का सही तरीका नहीं मालूम बहुत लोगों को। सही तरीका ये नहीं है जैसे बैठी है, सही तरीका ये 30 डिग्री आगे झुकना है, आगे झुक, ये सही तरीका है। आपका एंगल 30 डिग्री ऐसे झुका होना चाहिए अगर आप यूरोपियन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं पोस्चर का। बैठने, जमीन से कोई चीज उठानी है आपको तो आपको ऐसे उठानी है, यूं, ये सही तरीका है उठाने का। आपको पैजामा पहनना है, पैंट पहननी है, कभी खड़े होकर मत पहनिए, बैठ के एक पैर डालिए, दूसरा पैर डालिए। मोजा पहनना है तो भी खड़े होकर मत पहनिए, एक पैर में मोजा पहनिए, दूसरा पैर में। अगर आपको जूता बांधना है, फीता बांधना है, तो पैर झुक के जूता नहीं बांधना है ऐसे, ये गलत है हड्डी के लिए। आप पैर ऊपर उठाइए, ऐसे रखिए, ऐसे फीता बांधिए। मोजा भी पहनना है तो पैर ऐसे ऊपर उठाइए, तब मोजा पहनिए, उससे आपकी हड्डियां बची रहेंगी। बाकी गर्दन की और कमर के व्यायाम ये आप नियमित रूप से टीवी पर है, गूगल पे भी है, ये आप लोग देख सकते हैं, वरना तो ये भाषण बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद।